नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा मामले पर सीबीआई ने लिया है एक बड़ा एक्शन। दरअसल आपके लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान 2021 में हुए दंगों पर अब सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी सरकार के दो नेताओं के ऊपर जो है वो छापेमारी की है। दरअसल सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में 2021 में जिस तरीके से दंगा हुआ था, चाहे फिर वो मेदिनीपुर हो या फिर इसके अलावा तमाम वो इलाके जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और इसी बीच चली गई थी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, जान चली गई थी। और इसी पूरे मामले पर फिर एक बार सीबीआई जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। जो यहाँ 2021 में हुई विधानसभा हिंसा मामले पर आज सीबीआई ने मेदिनीपुर के जिलों में तृणमूल कांग्रेस के दो नेताओं के आवास पर आज सवेरे छापेमारी की है और इसी के साथ सीबीआई की टीम के अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच का सिलसिला जो है वो फिर एक बार शुरू कर दिया है। और आज सवेरे जिस तरीके से टीएमसी के ये दो नेता जिनके यहाँ पर आज छापेमारी की गई है, जिसमें एक है देवव्रत पांडा और दूसरे हैं नंदूलाल मैती, इन दोनों के घर पर जो है वो छापेमारी की गई है और ये दोनों ही टीएमसी के नेता हैं। और आपके लिए बता दें कि सीबीआई ने 30 लोगों को पूछताछ के लिए पहले ही बुलाया था। इस मामले पर सीबीआई ने यह भी जानकारी दी है कि जन्मे दोलाई की हत्या मामले, यानी कि जन्मे दोलाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या 2021 में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कर दी गई और ये आरोप भी लगा था। और इसी पूरे मामले पर जो है वो सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी उसी समय पर एफआईआर, और अब नंदूलाल के बेटे और 52 आरोपियों को, यानी कि 52 लोगों को जो है वो आरोपी करार दिया गया है इस पूरे मामले पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोलुई की हत्या जो है वो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी। और आपके लिए बता दें कि सीबीआई के अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि 30 लोगों को हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिए पहले ही बुलाया गया था और उनमें से कोई नहीं आया था। यानी कि एक तरफ जो है वो हत्या कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, क्राइम कर दिया जाता है, किसी की जान ले ली जाती है। और उस समय पर भी अगर सीबीआई ने इन 30 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया तो कोई भी जो है वो उस पूरे मामले पर बोलने के लिए सीबीआई के सामने नहीं पहुंचा। और जिसको लेकर अब लगातार ये सवाल उठता है कि किस तरीके की तानाशाही जो है वो पश्चिम बंगाल में इन दिनों चल रही है कि एक तरफ ममता बनर्जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तानाशाह बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में उन लोगों में भी कितना ज्यादा डर है जिन्होंने अपने आंखों के सामने किसी की हत्या होते देखी हो, पर बावजूद इसके वो सीबीआई के सामने नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने यह कहा है कि हमने 30 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था पर कोई नहीं आया और अब हम तमाम इस मामले से जुड़े हुए लोगों के घर पर छापेमारी कर रहे हैं क्योंकि उनसे पूछताछ की करने की हमें जरूरत है। अगर वो नहीं आएंगे तो हम उनके घरों पर ही छापेमारी कर कर जो है वो उनसे बात करेंगे। दरअसल ये मामला जो है वो 2021 में सामने आया कि एक तरफ 4 जून को ममता बनर्जी की बन चुकी थी पश्चिम बंगाल में सरकार, और उसी सरकार बनने के बाद किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुई थी खूनी हिंसा, एक तरफ मेदिनीपुर तो वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम जैसी जगहों पर भी कई तरीके से जो है वो लोगों के घर जला दिए गए थे। उनके घर जलाकर उन्हें वहां से निकाल तक दिया था और लोग अपनी जान बचाने के लिए असम से लेकर तमाम राज्यों में पहुंच गए थे शरण लेने के लिए, क्योंकि वो अपने आप के लिए सुरक्षित नहीं मान रहे थे उस समय पर पश्चिम बंगाल में। घटना की शुरुआत जो है वो उस समय पर, अगर हम इस पूरी घटना की बात करें जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हुई, तो देखिए ये घटना बढ़ते बढ़ते तब बढ़ी जब ममता बनर्जी की सरकार फिर एक बार सत्ता में वापसी हुई और इन तमाम दंगों की, लोगों के घर जलाने की या एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से प्रहार करने की कहानी जो है वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हो गई थी, जिस समय पर चुनाव शुरू हो चुके थे। यानी कि 30 मार्च से ही इस तरीके की घटनाओं की शुरुआत जो
जो है वो पश्चिम बंगाल में हो चुकी थी। कांथी के बथुआरी इलाके में रहने वाले बीजेपी के नेता जिनमें जॉय दौलाई कांथी जो थे वो अपने घर लौट रहे थे और उस समय पर तृणमूल के नेताओं ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की और मंगाशा ब्रिज के पास उन्हें बाइक पर बैठाकर ले गए और बाद में उनका जख्मी और खून से सना शव जो है वो वाऊ चोली क्षेत्र के पास कड़ुआ इलाके के पास एक खेत में जो है वो ग्रामीण लोगों को मिला। मृतक जॉनमॉय दौलाई कभी सीपीएम के हुआ करते थे। देखिए, ममता बनर्जी सीपीएम पार्टी को लेकर लगातार आरोप लगाती आई थी कि किस तरीके से सीपीएम का जिस समय पर पश्चिम बंगाल में राज था तो किस तरीके के हालात थे, तानाशाही थे, लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा था। पर अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार और जिस तरीके से शासन आज पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो सीपीएम के ही नक्शे कदम पर क्या ममता बनर्जी चल रही हैं, जिस तरीके से अपोजिट पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस कदर मारा पीटा जाता है, जहां तक कि उनकी जान भी ले ली जाती है। और इसी पूरे मामले पर पुलिस ने इसी पूरे मामले पर जब शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने 6 तृणमूल कार्यकर्ताओं को जो है वो उस समय पर गिरफ्तार किया था और 90 दिनों के बाद तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको रिहाई मिल गई थी। और इसके बाद मृतक जिनमें जॉय दौलाई के परिवार ने सीबीआई की जांच की मांग की और जब कोर्ट के बाद आदेश जो है वो सीबीआई को सौंप दिए गए हैं, जिसके बाद अब सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले पर काफी ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रही है और टीएमसी के नेताओं के ऊपर ये छापेमारी हो रही है। देखना अहम रहेगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी या फिर उनकी पार्टी के नेताओं का आएगा, क्योंकि जब भी सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेता, परिवार वाले या किसी भी भ्रष्टाचारी के घर पर छापेमारी करते हैं, उसी समय पर ममता बनर्जी कभी न कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी तानाशाही तो कभी ये आरोप लगा दिया जाता है कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। और ये आरोप सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ही नहीं बल्कि आजकल पूरा विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर ममता बनर्जी सरकार और पार्टी की मुश्किलों की करें तो देखिए, एक तरफ अब ये मामला हिंसा का निकल आया है। इससे पहले कोयला घोटाले में भी जो मेन आरोपी था उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया था। और वहीं बात अगर हम करें संदेश खाली मामले को लेकर, जिसमें लगातार ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि संदेश खाली के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ था, बीजेपी ने तमाम चीजें कराई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि अगर हमारी सरकार को जनता चुनती है, ज्यादा वोट देती है, तो हम संदेश खाली के आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल देंगे। और इसी संदेश खाली को लेकर अब यह भी अपडेट सामने आई है कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है संदेश खाली के मामले से ही निकली हुई, यानी कि रेखा पात्रा, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने भी संदेश खाली को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है वो अभी फिलहाल में ही किया है और उन्होंने बताया है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो उन महिलाओं को हैरेस कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो कि संदेश खाली मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ पहले ही जो है वो विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं। और ये बात कही गई है रेखा पात्रा के द्वारा, जो कि खुद एक शक्ति यानी कि संदेश खाली मामले की जो है वो पीड़िता है, जिन्हें इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।